नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिमतान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करूँगी वो है डोंट लुक एट द डीमन, जो कि एक रियल बैंड रिलीजियस रिचुअल पे बेस्ड है। ये यूएसए की मूवी है और इसे डायरेक्ट किया है ब्रैंडो ली ने और ये उनके पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.1 की है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी शुरू होती है जहां हमें कुम्मन थोंग के बारे में बताया जाता है। कुम्मन थोंग ऐसे नवजात बच्चे होते हैं जो अपनी ही माँ के गर्भ में मर के सूख जाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि विच डॉक्टर्स उन नवजात बच्चों को अपनी पावर से इन्वोक करके उन्हें एज अ चाइल्ड अडॉप्ट करके उनसे अपने काम पूरे करा सकते हैं। लेकिन आज ये प्रैक्टिस बैन हो चुकी है। इसके बाद हम आते हैं 2002 में, जहां वेक फॉरेस्ट USA में दो बहनों को देखते हैं जो कि हैं जूल्स और सारा, जो अपने रूम में एक खेल खेल रही होती हैं। खेल में ये लोग रिचुअल या स्पिरिट सेशन शुरू कर देती हैं, जिसके बाद पूरे घर में हलचल शुरू हो जाती है और अब इनकी माँ को उनके चिल्लाने की यानी मदद की आवाज सुनाई देती है। यहाँ उनके रूम में बहुत ज्यादा ही हलचल हो रही थी, जिससे इनकी माँ इनके पास जाने लगती है और कहानी यहाँ से आगे बढ़ जाती है। अब हम आते हैं 2022 नॉर्दर्न रीजन मलेशिया में, जहां हम जूल्स और उसकी टीम को देखते हैं जिसका नाम है स्केलेटन क्रू। और ये लोग पैरानॉर्मल रिसर्चर हैं जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी, हॉन्टिंग्स, पोजेशन से जुड़े केसेस की रिसर्च करते हैं और उनकी वीडियो बनाते हैं। दोस्तों, जूल्स के पास एक स्पेशल एबिलिटी है कि वो स्पिरिट को सेंस कर सकती है, उनसे बात कर सकती है और इविल को भांप सकती है, यानी कि वो एक मीडियम है। उसकी टीम में है उसका बॉयफ्रेंड मैटी, कैमरामैन वुल्फ, टेक्नीशियन बेन और लोकल गाइड एंड ट्रांसलेटर एनी। बेन और वुल्फ दोनों भाई हैं। आज ये लोग एक गांव में एक मंक के पास आते हैं जो एक लड़की पर यक्षा गार्डियन टैटू गोद रहा होता है, जिससे जूल्स को बहुत अजीब लगता है क्योंकि लड़की को बहुत दर्द हो रहा था और वो उस मंक से रुकने को बोलती है, लेकिन वो मंक उसे चुप बैठने को बोलकर अपने काम पर लगा रहता है। और थोड़ी देर बाद उस लड़की के मुंह से बहुत सारे नेल्स बाहर आते हैं, जिन्हें वो मंक जमीन में बरी कर देता है। अब वो जूल से बात करता है और बताता है कि उस लड़की के एक्स ने उस पर कर्स लगाया था जिससे वो मर भी सकती थी, और यक्षा टैटू इविल को भगाता है। और जूल्स के पास भी जो एबिलिटी है उसका उसे अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, जिस पर वो कहती है कि उसे पैसे कमाने हैं, इसीलिए वो अपनी पावर्स का इस तरह यूज करती है। और अब मंक उसे भी एक यक्ष गार्डियन लॉकेट देता है। अब वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और मैटी एनी को टीम में शामिल कर उसे प्रॉपर मेंबर बना देता है, जिससे वो बहुत खुश होती है। अब इस पे डिस्कस होता है कि अब ये लोग कहाँ जाएं। वो अपने टूर पे मलेशिया आए थे। ये लोग मेल्स चेक करते हैं और जूल्स ईमेल चेक करती है, क्योंकि बहुत सारे ईमेल्स फेक ही होते हैं जहाँ कोई भी हॉन्टिंग्स नहीं होती। लोग बस वीडियो में फीचर होने के लिए उनसे झूठ बोलकर उन्हें बुला लेते हैं, लेकिन जूल्स इविल को सेंस कर सकती है। वो आंख बंद करके ईमेल्स चेक करती है और एक एक करके उन्हें फेक बताकर हटा देती है, लेकिन वो एक ईमेल पे रुकती है और ये ईमेल एक कपल का था जो कि थे मार्था और इयान। जूल्स कहती है कि इस कपल को उन लोगों की जरूरत है। अब ये लोग इयान के घर जाते हैं, जहाँ जूल्स को विंडो पर एक लेडी दिखती है जिसे वो नजरअंदाज कर देती है। अब सब लोग इयान से मिलकर घर के अंदर जाते हैं और ये सब चीजें रिकॉर्ड होने लगती हैं। अब इयान बताता है कि ये घर उसने कुछ महीने पहले ही लिया था और जूल्स ये सेंस करती है कि हॉन्टेड घर होने के बावजूद भी वो घर काफी फ्रेश था, जिसपे इयान बताता है कि ये घर 1970s में बना था। अब ये लोग मार्था से मिलते हैं जो काफी परेशान और डरी हुई सी थी। वो दिन रात प्रेयर्स करती रहती थी। उसने घर में सब धार्मिक चीजें लगा रखी थी। पहले वो इनमें मानती नहीं थी, लेकिन हॉन्टिंग्स के बाद उसने विश्वास करना शुरू कर दिया। अब इयान उन्हें मार्था की बनी एक पेंटिंग दिखाता है जो कि एक आदमी की थी। वो कहता है कि मार्था टेरेस में जाकर इस आदमी को ड्रॉ करती है और इस आदमी को इन लोगों ने पहले कभी नहीं देखा। अब ये लोग मार्था का सामान चेक करते हैं। यहाँ वो अपने कपड़े दिखाती है जो फटे हुए थे और कहती है कि ये कपड़े उन्हें बुलाने के बाद ही फटे हैं, लेकिन जूल्स अभी भी कोई भी इविल स्पिरिट को सेंस नहीं कर पा रही थी। सबको लगता है कि इयान और मार्था झूठ बोल रहे हैं। अब ये लोग बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ एक हफ्ते से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। इयान कहता है कि ये स्मेल कुछ भी करने से नहीं जा रही है, लेकिन जूल्स को वहाँ एक मरा हुआ चूहा मिलता है, जिससे अब इन्हें शक होता है कि इस कपल की कहानी झूठी है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन सडनली ब्लैक आउट हो जाता है और जूल्स को कोई आवाज सुनाई देती है और ढूंढने पर उसे एक रेडियो मिलता है जिससे वो आवाज आ रही थी। और अब एक फीमेल घोस्ट उसे हॉन्ट करती है और टच करती है, जिससे परेशान होकर जूल्स यहाँ से जाने लगती है। मैटी उसे रोकता है तो वो कहती है कि जगह ठीक नहीं है
क्योंकि अभी तक वो स्पिरिट को सिर्फ सेंस कर सकती और सुन सकती थी, लेकिन अब ये स्पिरिट उसे छू रही है जो काफी पावरफुल है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस पे मैटी उसे समझाता है कि उन्हें यही तो चाहिए था और वो किसी तरह उसे रुकने के लिए मना लेता है, लेकिन अब तक जूल्स काफी परेशान हो जाती है। रात को एन और मार्था सोने चले जाते हैं, वहीं एनी भी नहाकर सोने चली जाती है और उसके बैग पर भी हम यक्षा टैटू देखते हैं। अब रात को इयान नींद में चलते हुए घर से बाहर चला जाता है, वहीं मार्था पोजेस होकर खुद का सर दीवार पर मारने लगती है, जिसे बाकी के टीम वाले संभालते हैं और अब वो पोजेशन में कहती है कि उन्हें वो नहीं दिख रहा। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोई फोर्स उसे खींच ले जाती है, जिसे बचाने के लिए जूल्स जाती है, लेकिन वो दोनों ही बेसमेंट में कैद हो जाती हैं, जिन्हें वो फीमेल घोस्ट हॉन्ट करती है। और अब जैसे तैसे दरवाजा खोलकर बाकी लोग इन्हें संभालते हैं। अगली सुबह मार्था की ड्रेसिंग की जाती है और जूल्स को वो फीमेल घोस्ट बार बार हॉन्ट करती है, जिससे परेशान होकर वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन मैटी उसे रोकता है और कहता है कि वो उस घोस्ट से बात करके पूछे कि वो क्या चाहती है और सब कुछ ठीक करे। जिस पर जूल्स कहती है कि वो ट्राई कर चुकी है और ये ऐसे काम नहीं करेगा, उन्हें यहाँ से जाना होगा, लेकिन मैटी नहीं मानता तो वो अकेले निकल जाती है। अब एनी जागती है, जिसे वुल्फ और बेन बात करते हैं, जिसे वो पिछली रात की सारी बात बताते हैं और एनी को कुछ भी पता नहीं चला, इसलिए ये लोग उसे फुटेज दिखाते हैं कि पिछली रात क्या क्या हुआ। अब यहाँ मार्था एक रूम में जाती है, जिसे वही घोस्ट हॉन्ट करती है, लेकिन ये एक बुरा सपना था, जिसे जागकर वो बहुत ज्यादा डर कर चिल्लाने लगती है, जिस पे इयान उसे संभालता है। अब इयान मैटी को बताता है कि वो घोस्ट मार्था को ड्रीम में भी हॉन्ट कर रही है और उसने उस आदमी को भी ड्रॉ किया है, जिसकी बॉडी पर कुछ टैटूज हैं, और वो मैटी से हेल्प मांगता है कि वो सब कुछ जल्दी ठीक कर दे। अब हम जूल्स को देखते हैं जो एक बार में जाती है, जहाँ वो ड्रिंक ऑर्डर करती है और बारटेंडर उससे बात करने लगता है। वो कहता है कि वो यहाँ की नहीं लगती, जिस पर जूल्स बताती है कि वो किसी काम से इयान और मार्था के घर आई है, जिस पर बारटेंडर कहता है कि यहाँ के लोग उस घर के बारे में बात करते हैं। अब जूल्स उस घर की हिस्ट्री पूछती है तो वो बताता है कि उसे इस टाउन में लगभग 50 साल हो चुके हैं और वो उस घर के बारे में सब जानता है। वो घर 1970 में एक बिजनेसमैन ने बनवाया था, जो अचानक से गायब हो गया था, और फिर यहाँ रहने जो भी आया वो कभी टिक नहीं पाया, क्योंकि उस घर में हमेशा हॉन्टिंग्स होती हैं और हमेशा वहाँ आने वाले लोगों की वाइफ के साथ कुछ भयानक हो जाता है। और अब शायद जूल्स सब देख पाए, क्योंकि अगर वो नहीं देख पाई तो उसके दोस्त खत्म होने की कगार पर हैं। और इसी के साथ बारटेंडर गायब हो जाता है और जूल्स पाती है कि ये बार असल में एक खंडहर है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या हुआ। तब एक आदमी वहाँ आकर उससे पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रही है, जिस पर वो दीवार पे लगी उस बारटेंडर की फोटो को दिखाकर उसके बारे में पूछती है। तो वह आदमी बताता है कि बारटेंडर काफी साल पहले मर चुका है और सालों पहले उसकी प्रेग्नेंट वाइफ गायब हो गई थी और उसी के दुख में वो भी मर गया था। अब तक जूल्स काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि कुछ पल पहले ही वो उस बारटेंडर से बात कर रही थी, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ हम मैटी को देखते हैं जो जूल्स को ढूंढने निकलता है, जिसके साथ एनी भी जाती है और वो जूल्स और उसके रिलेशन के बारे में पूछती है। यहाँ हमें पता लगता है कि मैटी जूल्स से रिहैब में मिला था, क्योंकि वो ड्रग एडिक्ट थी और तब से वो साथ हैं, लेकिन बीच बीच में इश्यूज होते रहते हैं। इधर हम घर पर बेन को देखते हैं जो कैमरा फुटेज देख रहा था। तभी एक रूम से बच्चे की रोने की आवाज आती है और एकदम से कैमरा बंद हो जाता है, जिसे वो चेक करने जाता है तो कैमरा टूटा पड़ा था और अब वो बच्चे की आवाज फॉलो करता है जो एक दीवार के पीछे से आ रही थी, और वो उसे तोड़ता है तो यहाँ एक सीक्रेट रूम मिलता है, जिसके अंदर जाने पे उस पर 2 हाथ अटैक कर देते हैं और उसकी आवाज से वुल्फ और बाकी लोग उसके पास आते हैं। जूल्स भी अब तक घर आ चुकी थी और सब लोग बेन के पास आते हैं, जो पूरी तरह तड़प रहा था। मार्था बताती है कि वही आदमी है जो उसके सपने में आता है, क्योंकि उसकी बॉडी पे भी वही टैटूज और स्पेल्स थे, यानी कि इनकैंटेशंस बने थे। बेन अब पजेस हो चुका था और अब वो हवा में ऊपर उठ जाता है, जिसके बाद वो सब पर अटैक करता है और जूल से कहता है कि वो उसे जानता है। उसने अपनी बहन की जान ली जो मरने से पहले बहुत तड़पी और अब वो हेल में जल रही है। ये कहकर वो बेहोश हो जाता है, जिसे बाकी सभी लोग संभालते हैं। और अब वुल्फ जूल से हेल्प मांगता है, क्योंकि बेन उसका भाई था, लेकिन वो मना कर देती है तो वो उससे लड़ने लगता है। अब गुस्से में जूल्स बाहर चली जाती है, जहाँ वो मैटी को देखती है जिसे एनी किस कर रही थी और वो भी एनी को किस कर रहा था। ये देखकर जूल्स मैटी पे बहुत गुस्सा हो जाती है, जिसे मैटी समझाने की कोशिश करता है कि वो हमेशा कोशिश करता है
लेकिन जूल्स इस रिश्ते में कोई मेहनत नहीं कर रही है। ये सुनकर जूल्स वहाँ से चली जाती है। अब वो अकेले बैठी थी जिसके पास मार्था आती है, जिससे वो बात करके अपने पास्ट के बारे में बताती है कि वो हमेशा से स्पिरिट से कांटेक्ट कर पाती थी, बात कर पाती थी, उन्हें बुला पाती थी और अक्सर वो अपनी बड़ी बहन सारा के साथ स्पिरिट को बुलाती थी जो उनके लिए एक खेल था। लेकिन उस रात उन्होंने एक मरे हुए लड़के की स्पिरिट को बुलाया जिस पर सारा को क्रश था, लेकिन वो स्पिरिट वापस नहीं गई और उसने सारा की सोल को खा लिया, जिससे वो तो मर गई लेकिन जूल्स इससे पूरी तरह टूट गई और इसी वजह से वो नशे में पड़ गई ताकि ये एबिलिटी उसके पास से चली जाए। और ऐसा ही हुआ, उसका स्पिरिट को देखना और बात करना रुक गया, बट वो अभी उसे सेंस कर पाती है और वो फिर से उस रास्ते पर नहीं जाना चाहती। इसीलिए वो कहती है कि वो मार्था की हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन मार्था कहती है कि वो उसे ना सही लेकिन उसके बच्चे को बचा ले। उसे हाल ही में पता लगा है कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है और ये बात उसने इयान को नहीं बताई है क्योंकि वो बच्चा नहीं चाहता, जिस पर जूल्स मान जाती है। अब वो सभी लोग टैटूज के बारे में बात करते हैं कि उन टैटूज का क्या मतलब है और वहीं जूल्स उस सीक्रेट रूम में जाती है। दोस्तों, यान और मार्था को कोई आइडिया नहीं था कि घर में एक सीक्रेट रूम है। यहाँ जूल्स को कुछ भी सेंस नहीं होता और वहाँ उसे बहुत सारे बच्चों के खिलौने मिलते हैं और एक लेबल पे 1972 की डेट भी मिलती है। दोस्तों, ये घर 70s में बना था और ये सब बाकी लोग बाहर टीवी पे देख रहे थे। अब इविल जूल्स पे अटैक कर देता है, वहीं पोजेस्ड बेन मार्था पे अटैक करता है जो उसे होली क्रॉस से मारता है और उसे मारने की कोशिश करता है। उधर मैटी जूल्स को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था और इधर यान और एनी मार्था को संभालते हैं, जिसके बाद पोजेस्ड बेन वुल्फ पर अटैक कर देता है और उसके साथ क्रूसीफिक्स से गलत काम करता है। जिसके बाद हम जूल्स को उस रूम में देखते हैं जो दीवार पे लटकी हुई थी, जिसके हाथों में कीलें ठोक दी गई थी जैसा कि क्राइस्ट के साथ हुआ था। लेकिन वो जैसे तैसे उन कीलों को निकाल कर बाहर आती है, जहाँ पोजेस्ड बेन एनी पर अटैक करता है और उसके साथ गंदी हरकतें करने लगता है। अब वो उसके कपड़े फाड़ रहा था, तभी एनी का यक्षा टैटू रिवील होता है, जिस पर हाथ रखते ही बेन हवा में दूर जाके गिरता है और बेहोश हो जाता है। अब अगले दिन एनी सबको उस टैटू के बारे में बताती है कि ये उसके टाउन में एक रिवाज है और इसे प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है, जिसे वो अभी तक झूठ मानती थी, लेकिन आज उसे यकीन हो गया। अब सबको समझ आता है कि उस रात एनी क्यों नहीं जागी थी, क्योंकि इविल उसे हर्ट नहीं कर सकता। अब जूल्स अपनी एबिलिटी को सही से यूज करने को तैयार है और साथ देने के लिए वो उस मंक को बुलाती है। तब वो मंक जूल्स से कहता है कि वो अपनी एबिलिटी को सही से यूज करे, इसके लिए उसने पहले ही उसे वो लॉकेट दिया था। अब मंक प्रेयर्स और एक्सॉर्सिज्म करेगा और जूल्स स्पिरिट को समझकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहेगी, जिसके बाद मंक अपना काम शुरू करता है और जूल्स अपना। तभी बेन पोजेस्ड हो जाता है। तब जूल्स उसकी तरफ ना देखने को कहती है। बेन उन सबसे गलत बातें बोलता है, लेकिन उसे बांध कर रखा था, इसीलिए वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। लेकिन जूल्स को कुछ और ही चाहिए था और अचानक से मार्था भी पोजेस्ड हो जाती है। तब वुल्फ कैमरे में देखता है तो उसे मार्था के पीछे 3 औरतों की स्पिरिट खड़ी नजर आती हैं। ये जानने के बाद जूल्स बताती है कि मार्था की वो स्पिरिट बेन के अंदर की स्पिरिट को बाहर लाना चाहती है, क्योंकि उन औरतों की आत्माओं को बेन के अंदर की स्पिरिट ने ही मारा है। अब पोजेस्ड मार्था बेसमेंट में जाती है, जिसके पीछे बाकी सभी जाते हैं और वो दीवार पर सर मारते हुए कहती है कि वो लोग क्यों नहीं देख पा रहे। तब जूल्स उस दीवार को तोड़ देती है और यहाँ आता है एक ट्विस्ट। उस दीवार के पीछे एक ऑपरेशन थिएटर था जहाँ प्रोजेक्टर रखा था, जिसे ये लोग ऑन करते हैं और यहाँ असली सच सामने आता है कि इस घर का मालिक यहाँ प्रेग्नेंट लेडीज को लाता था और उनके नवजात बच्चों को निकाल कर उसे कुम्मनथोंग बनाता था, यानी अजन्मे बच्चों को पावर्स के लिए मारना जो उसे प्रोटेक्शन और पावर्स देते थे। उस घर का मालिक तो मर गया, बट उसकी स्पिरिट आज भी वही है और वो कुम्मनथोंग उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, कुम्मनथोंग के टॉपिक पे मैंने एक और मूवी को एक्सप्लेन किया है, जिससे आप ऊपर के आई बटन को प्रेस करके देख सकते हैं। इसीलिए जूल्स वहाँ के इविल को सेंस नहीं कर पा रही थी और उस बार टेंडर ने भी उससे यही कहा था कि वो सच तक पहुँच जाए, क्योंकि उसकी वाइफ भी यहाँ एक विक्टिम थी। अब वो इविल एक और बच्चे को कुम्मनथोंग बनाना चाहता है जो बच्चा था मार्था का, और यहाँ इयान को पता चलता है कि मार्था प्रेग्नेंट है। अब जूल्स उन रिकॉर्डिंग्स को देखती है जब मार्था और इयान पोजेस्ड थे। तब मार्था एक दीवार पर अपना सर मार रही थी और अब उस दीवार को जूल्स तोड़ती है, जहाँ जूल्स को उन अजन्मे बच्चों की लाशें मिलती हैं, यानी सारे छुपे हुए कुम्मनथोंग। और पोजेशन की हालत में जब इयान गार्डन में जाया करता था, उस जगह से इन लोगों को औरतों के कंकाल मिल जाते हैं
ये देखकर वो ईविल गुस्साता है। अब वो सब और मंक पोजेशन खत्म करने और कुम्मनतांग को शांत करने का रिचुअल करते हैं, जिससे मार्था और बेन ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये एक धोखा था, क्योंकि बेन उन पर अटैक कर देता है जो अभी भी पजेस्ड है। और अब जूस रियलाइज करती है कि उसने बचपन में जो छोड़ दिया था उसे वो वापस करना होगा। अब वो जमीन पे एक पेंटाग्राम बनाती है और उस ईविल को खुद को लेने के लिए कहती है, जिसके बाद वो बेन के अंदर की स्पिरिट को खुद में बुला लेती है। लेकिन इस बार वो पोजेशन संभाल लेती है और बेन के अंदर की ईविल स्पिरिट चली जाती है। अगले दिन सभी लोग बहुत खुश थे। वापस जाने से पहले जूस मंक को बुलाने जाती है तो वो देखती है कि मंक अजन्मे बच्चे को खा रहा था और वो जूस से कहता है कि उसने अपनी बहन को मारा था। दोस्तों, जब जूल्स ने बचपन में अपनी बहन सारा के साथ स्पिरिट वाला गेम खेला था तो जूल्स पजेस्ड हो गई थी और पजेस होके उसने अपनी ही बहन को जान से मार दिया था। उस वक्त वो उस पोजीशन को संभाल नहीं पाई और अब वो उन सबको मार रही है। और ये एक इल्यूजन था जो ईविल ने जूल्स को दिखाया था, जिससे अब जूल्स होश में आती है और अभी भी पिछली रात चल रही थी। वो देखती है कि उसने पोजीशन में एनी को छोड़कर सबको मार दिया और सामने थी मार्था, जिसके हाथों में कीलें गड़ी हुई थी और उसका पेट फटा हुआ था। यानी उस ईविल स्पिरिट ने मार्था के बच्चे को निकाल कर उसे कुम्मनतांग बना दिया। और अब उस ईविल से जूल्स का सामना होता है, जो उससे कहता है कि वो बहुत फन करेंगे। ये कहकर वो उस पे चिल्लाता है और बस मूवी यहाँ एंड हो जाती है। दोस्तों, उस घर के मालिक यानी कि उस ईविल स्पिरिट ने उस घर में आई सभी प्रेग्नेंट औरतों के बच्चों को कुम्मनतांग बना दिया था और यही उसने मार्था के साथ भी किया। लेकिन उसके रास्ते का कांटा जूल्स थी और ना ही एंड में वो इस पोजीशन को संभाल पाई जहां ईविल ने उसे इल्यूजन दिखाया और एंड में उस ईविल ने जूल्स को भी मार दिया। या फिर शायद अब वो जूल्स को अपना होस्ट बना लेगा। तो दोस्तों, ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन डोंट लुक एट द डीमन को लेकर। अगर आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।